वेलकम इन योर साइंस क्लास। आप सभी का आपकी विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8, पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम सभी को पता है बच्चों, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो सांस लेते हैं, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें मूवमेंट होता है, उनमें ग्रोथ होता है। तो रिप्रोड्यूस मतलब अपने ही जैसा किसी को जन्म देना, ठीक है। जैसे कि हम क्या है, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स। हम कहाँ से आए हैं? हम अपने मम्मी के पेट से आए ना, हमारा रिप्रोडक्शन हुआ है, हम भी बच्चे को जन्म देंगे। जितनी भी फीमेल्स होती हैं मनुष्य में, वो बच्चे को जन्म देती हैं। इसी तरह से बच्चों, प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स भी अपने बेबी को बर्थ देते हैं। लेकिन कैसे देते हैं, चलिए इस पाठ में हम पढ़ते हैं। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पादप तथा जंतु अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह जीवन की मौलिक प्रक्रिया है। इसी से तो बच्चों, तभी तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ बनेंगे, दूसरे पेड़ से तीसरे, एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य बनेगा, ढेर सारे मनुष्य बनेंगे, तभी फैमिली और सोसाइटी बनेगी ना। तो ये क्या है? ये एक मौलिक प्रक्रिया है, ये एक फंडामेंटल एक्टिविटी है, यह सजीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। इसी प्रक्रिया के कारण आज भी पुराने समय के सजीव उपस्थित हैं, यद्यपि उनकी सभी प्रजातियां प्राप्त नहीं हैं। जनन के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 क्या है? प्रजातियों की निरंतरता और सजीवता, प्रजातियों की आबादी की संख्या में वृद्धि। यानी कोई भी प्रजाति हो, वो कोई भी स्पीसीज हो, वो कोई भी जानवर हो, शेर हो, खरगोश हो, सांप हो, मच्छर हो, सब रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपने जैसे सामने अपने बेबीज को जन्म दे सके और उनकी प्रजातियां जो हैं वो लंबे समय तक बनी रहे, जब तक ये पृथ्वी पे जीवन संभव है। पादपों में प्रजनन की विधियां, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो 2 तरह से होती है। अलैंगिक प्रजनन होता है और लैंगिक प्रजनन होता है। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक प्रजनन में नए पौधे का जन्म बिना बीज के होता है, इसमें सीड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अलैंगिक जनन की अनेक विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? द्विखंडन, बीजाणु का निर्माण, मुकुलन, खंडन या संविभाजन, पुनर्जनन और कयाकिक प्रवर्धन। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। द्विखंडन, विखंडन से जब 2 जीव उत्पन्न होते हैं तब उस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। और इस विधि में पहले केंद्रक विभाजित होता है, उसके बाद कोशिका द्रव। द्विखंडन अमीबा एवं पैरामीशियम आदि में होता है। अमीबा में जनन केंद्र के सरल विभाज के बाद कोशिका के 2 भागों में बंटने से संपन्न होता है। और इसी प्रकार पैरामीशियम भी विभाजित होता है, उसकी विभक्ति होती है। ये देखिए बच्चों, कैसे इनका हो रहा है, द्विखंडन हो रहा है। सिर्फ एक सेल है, एक सेल से 2 सेल बनी, 2 सेल से आप देख सकते हैं कि कैसे इनमें डिवीजन हो रहा है। ऐसे पैरामीशियम में आप देख सकते हैं कि कैसे केंद्रक विभाजित होता है, फिर संकरापन आ जाता है और सतत पैरामीशियम अलग अलग हो जाते हैं। इनमें से ऐसे एक पैरामीशियम से नंबर ऑफ पैरामीशियम का क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। मुकुलन, यह भी अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें जनन करने वाले जीव के शरीर के एक तरफ पहले एक छोटा सा उभार बन जाता है जिसके कलिक मुकुल कहते हैं और शरीर का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है और इसके उपरांत मुकुल अपने को पैट्रिक जीव में अलग कर लेता है, आकार में पूर्ण रूप से वृद्धि करता है और नया जीव बन जाता है। ईस्ट या हाइड्रा सभी विधि से जनन करते हैं। ईस्ट में कोशिका के एक सिरे पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म के एकत्र होने पर एक मुकुल बनता है। पैट्रिक ईस्ट कोशिका का केंद्रक 2 भागों में विभक्ति हो जाता है तथा उनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। ईस्ट में मुकुलन द्वारा संतृप्त ईस्ट कोशिकाओं की श्रृंखला बन जाती है। Here you can see in the picture ईस्ट का मुकुलन और हाइड्रा का मुकुलन।
हाइड्रा में शरीर कोशिकाओं में बार बार विभाजन होने से एक उभार बन जाता है जिसे मुकुल कहते हैं और जनक शरीर के ऊपर मुकुल धीरे धीरे बड़ा होकर एक नए हाइड्रा के रूप में बदल जाता है। अंततः यह जनक शरीर से अलग हो जाता है और बढ़कर एक नया हाइड्रा का निर्माण करता है। ये देखिए ईस्ट में मुकुलन की निरीक्षण करना कैसे करेंगे, इसको आप अच्छे से गतिविधि को पढ़ेंगे बच्चों। खंडन में कैसे होता है, जनन की इस विधि में जीव दो अथवा अधिक खंडों में टूट जाते हैं और तथा ये खंड विधि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं। ये देखिए बच्चों एग्जाम्पल आपका है सीताक्रम, स्पाइरोगरा, ये आप देख सकते हैं। हाइड्रा में पुनर्जन्म और चपटे कृमि में खंडन कैसे हो रहा है, ठीक है। प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों में वृद्धि करता है तथा एक नए वयस्क जीव का निर्माण करता है। बीजाणु का निर्माण, बीजाणु एक हल्का व एक कोशिका प्रजनक जीव है। बीजाणु कोशिका की विराम अवस्था में जिसमें उष्ण तथा शुष्क जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका की रक्षा के लिए उसके चारों तरफ एक मोटी भित्ति बन जाती है और अनुकूल परिस्थितियों के मिलने पर मोटी भित्ति टूट जाती है तथा जीवाणु जनन करता है और समान रूप से वृद्धि करता है। बीजाणु विधि में जनन करने वाली कुछ प्रजातियों के उदाहरण निम्न है म्यूकर, फंजाई, फर्न या मॉस। पुनर्जनन तो शारीरिक भागों में पुनः नए जीव बनने की प्रक्रिया पुनर्जनन कहलाती है। हाइड्रा एवं केचुआ अपने शरीर से कटकर टूटकर अलग हुए किसी भाग से एक पूर्ण जीव बन सकता है। हाइड्रा के शरीर में अलग हुआ एक छोटा भाग एक नया हाइड्रा बनाता है। ये देखिए बच्चों कैसे इसका भाग ये काटकर एक नया भाग बन गया। नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सयासिक प्रवर्धन, जब नए पौधे जनन अंगों की सहायता के बिना पत्ती, तना एवं जड़ द्वारा उत्पन्न होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। और इस विधि का उपयोग बच्चों प्राय उच्च वर्गीय पौधे विशेष रूप से उद्यान में लगाए जाने वाले तथा फल देने वाले पौधों में किया जाता है। इस विधि से स्ट्रॉबेरी, आइरिस, आलू एवं गुलाब के पौधों का उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। ये देखिए स्ट्रॉबेरी रनर्स, आलू के कंद, प्रकंद, then we have ग्लैडोल्स, गंधक, we have लीव्स, पत्तियां, ठीक है। स्ट्रॉबेरी रनर्स ये ऐसे पार्श्व प्रहरों है जो मिट्टी के ऊपर उगते हैं और इनमें मुकुल अथवा कलियां होती हैं जो नए पौधे में जन्म लेती है, नए पौधे में उग जाती है। आलू के कंद, आलू वास्तव में आलू के पौधे का एक भूमिगत तना है जिसमें भोजन संग्रहित रहता है और आलू में अनेक आंखें होती हैं जो एक नए पौधों के रूप में अंकुरित की जाती हैं। इसी तरह से बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको बच्चों दिया गया है। प्राकृतिक सयासिक प्रवर्तन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, पत्तियों द्वारा होता है जिसमें ब्रायोफाइलम की पत्तियों के किनारे पर स्थित खाते में उपस्थित आप देख सकते हैं कलिकाएं होती हैं और अनुकूल परिस्थितियों में यह कलिकाएं विकसित होकर पूर्ण विकसित पौधा में बदल जाती हैं। ब्रायोफाइलम और बोगनवेलिया में पत्तियों के नए नए पौधे जन्म लेते हैं और इन पत्तियों में अपस्थानिक कलियां विकसित होती हैं जो गीली भूमि में नए पौधे बनाती हैं। ये देखिए भूमिगत तनों द्वारा प्राकृतिक रूप से हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, पुदीना एवं दूब घास आदि में तने प्रवर्धन करते हैं और आलू एवं अन्य भूमिगत तने जैसे अदरक, हल्दी, केला, धान और लहसुन आदि शक्ली पत्तियों के कक्ष में कलियां होती हैं और इन कलियों में वायव्य प्ररोह विकसित हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं बच्चों। उसके बाद है आर्टिफिशियल। अभी तो हमने क्या पढ़ा, नेचुरल मेथड कैसे था प्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन का। अब आर्टिफिशियल जो ह्यूमन द्वारा किया जाता है। रोपण, इस विधि में ऐच्छिक पौधों की टहनी कलम को किसी अन्य वृक्ष के तंतु स्कंध में लगा देते हैं और ऐसे भाग जो है स्कंध पौधे के तने का होता है जिसके नीचे मिट्टी पर मूल तंत्र होता है। ऐच्छिक पौधे की टहनी कलम होती है, कलम को स्कंध से बांध देते हैं। कैम्बियन की प्रक्रिया सक्रिय कोशिकाएं विभाजन गुण
के कारण कलम एक स्कंद एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और स्कंद कलम को पोषण प्रदान करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं चमेली में दाब लगाना। अब कलम लगाना, इस विधि में तना, पत्तियां और जड़ों का प्रयोग किया जाता है। तने की कलम बनाकर जिसमें 2 पर्व संधियां होती है भूमि में गाड़ देते हैं। कुछ समय बाद उनमें जड़ों और प्रारोह विकसित हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चों, कलम लगाने की विधि का उपयोग बोगनवेलिया, गन्ना एवं कैक्टस के को उगाने में किया जाता है। ये सारे एग्जाम्पल्स है। नए पौधे जनक पौधे का मूल प्रतिलिपि होते हैं। नाउ दाब लगाना, ये आप देख सकते हैं चमेली में कैसे दाब लगाया गया है। इसको क्या कहते हैं, इस विधि में शाखा को झुकाकर क्या करते हैं, नम मिट्टी में दाब देते हैं और इससे जड़ें निकल आती हैं तथा बाद में नए पौधे बन जाते हैं। इन पौधों को जनक पौधे से अलग कर नए पौधे के रूप में उगाया जाता है। ठीक है। ऊतक संवर्धन, तो पौधों के शीर से किसी वर्तमान भाग को काट लेना और उसकी कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग किया जाता है। उनको एक जेली पोषक माध्यम में डाला जाता है जिसमें हार्मोन होते हैं और जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर उनके कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह बनाती हैं। कोशिकाओं का यह छोटा सा समूह जड़ों को जन्म देता है जिससे सूक्ष्म पौधे जो है वो बन जाते हैं। काय के कृत्रिम संवर्धन के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव आर्टिफिशियल कल्चर। क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। यदि नए पौधों को अपने जनक पैट्रिक पौधों के समान परिस्थितियों में उगाया जाता है तब वह अपने जनक पौधों की मूल प्रतिलिपि होते हैं और पैट्रिक पौधों के वंशनीय गुण संतृप्त कोशिकाओं में प्रतिरूपित होते हैं। सेकंड पॉइंट है, बीजों द्वारा उगाए गए फलों के पौधे फल देने में कई वर्ष लेते हैं परंतु कलम लगाकर अथवा रोपण विधि से उगाए जाने वाले पौधे कुछ समय पश्चात ही फल देने लगते हैं। कयाकिक प्रवर्धन से उगाए जाने वाले पौधों को बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा प्रारंभिक दशा में देखरेख की कम जरूरत होती है और कुछ पौधों में लंबी अवधि तक बीज नहीं लगाए जाते और ऐसे पौधे कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही उगाए जाते हैं। एग्जाम्पल है केला व अनानास। बच्चों ये आपको एक्टिविटी दी गई है, ये गतिविधि 2 है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा कि प्याज को बल्बों से कैसे उगाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पौधे का प्रजनन अंग पुष्प होता है। पुष्प के नर भागों को पुंकेश्वर तथा मादा भाग को स्त्रीकेश्वर कहते हैं। ठीक है। पुंकेश्वर के पराग कोशों में परागकण होते हैं और परागकण होते हैं और परागकण नर युग्मक बनाते हैं। स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्तिका तथा अंडाशय। स्त्रीकेसर के आधार वाले चौड़े भाग में अंडाणु होते हैं और अंडाणु में अनेक बीजाणु होते हैं जो मादा युग्मक बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पुष्प की अनुप्रस्थ पार्ट, ये सारे पार्ट्स आपको दिए गए हैं। ये अंडा है, ये बीजांड है, ये पुष्प ग्रंथ है और पुष्प के जनन अंग कौन कौन से हैं? बीजांड, अंडाशय, वर्तिकाग्र, पराग कोश। ये देखिए पौधों में निषेचन, ये मादा युग्मक है, ये अंडाशय है, ये पराग नली है, ये नर युग्मक है, ये वर्तिकार्ग है और ये परागकण है जिसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं। परागकण तथा निषेचन, पॉलिनेशन एवं फर्टिलाइजेशन। पुंकेश्वर के परागकोश में परागकणों का स्त्रीकेसर के अभाग्र जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागकोश में परागकण परिपक्व होने के पश्चात उसमें हवा, पानी अथवा कीटों द्वारा स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और परागण के पश्चात परागकण से एक पराग नली निकलती है और पराग नली में 2 नर युग्मक होते हैं जिनमें से एक नर युग्मक पराग नली में होता है। बीजांड तथा
पहुंच जाता है तथा बीजांड के साथ संलिप्त हो जाता है, जिससे एक युग्मनज बनता है। इस प्रकार के संलयन को निषेचन हम कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। युग्मनज माइक्रोरिक विधि द्वारा अनेक बार विभाजित होता है, जिससे आखिरकार एक नया पौधा जो है वो बन जाता है। ठीक है। पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक स्व होते हैं, सेल्फ होते हैं। जब परागकणों में, परागकोश में उसी पुष्प में वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है तो इन्हें स्वपराग कहते हैं। और पर परागण किसे कहते हैं? जब परागकणों को एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है तो उसे परपरागण कहते हैं। ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, बीज के बारे में पढ़ेंगे, सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। बीज का एक नया पादप के रूप में विकसित होता है। बीज को घेरे हुए एक आवरण होता है। आपके सर्दियों के कोट भी भांति की बीजावरण, सीड कोट, उसके अंदर की वस्तुओं को सुरक्षा करते हैं। ठीक है। ये देखिए सैम का बीज का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। बीज के भीतर एक नन्हा भ्रूण होता है, एम्ब्रॉय पादप होता है, तथा भ्रूपोष एंडोस्पर्म होता है। और भ्रूपोष वह ऊतक है जिसमें भोजन होता है और जिसकी आवश्यकता पादप को तब तक रहती है जब तक वह अपना भोजन खुद से नहीं बना लेता है। अधिकांश बीज मुक्त होते हैं जो बाद में कुछ समय तक डोरमेंट रहते हैं। यदि उसमें नमी होती है, ऑक्सीजन पर्याप्त होता है, तापमान सही होता है तो अधिकांश बीज जो है जर्मिनेशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जर्मिनेट तो करते हैं, खुद से अंकुरित निकलते हैं, खुद से उनमें से पौधे निकलते हैं, वो प्लांट सेल्फ डेवलप हो जाते हैं। जब अंकुरण आरंभ होता है तो भ्रूण का बीजपत्र कोटिलिडन के नीचे का भाग मिट्टी के नीचे उगने लगता है और भ्रूण का यह भाग बीज पात्राधार हाइपोकोटल कहलाता है तथा पादप का तना बन जाता है। भ्रूण का भूमि के ऊपर वाला भाग जो है वो एपिकोटल बीजोपात्रोपरिक कहलाता है। बीजोपात्रोपरिक पत्तियां बनाता है, जबकि मूलांकुर रेडिकल नामक भाग जड़ों को जन्म देता है। अब हम पढ़ेंगे सीड्स का डिस्पर्जल कैसे होता है, जो बीज है वो इधर से उधर कैसे जाती है। सबसे पहले बच्चों वायु के द्वारा जाती है। क्या आपने कभी डेंड्लियन के गुच्छे को लेकर एक छोटे छोटे बीजों को उड़ाया है? आप देख सकते हैं ये वाला फूल जो हम रुई वाला फूल कहते थे, उसको फूकते थे तो उसके जितने भी डेंड्लियन थे, जो भी उसकी पंख थी वो उड़ जाती थी। सामान्यतः वायु डेंड्लियन के बीच में बिखेरती है। वायु जो है डेंड्लियन कैसे बिखेरती है, इस तरह से बच्चों डिस्पर्जन हो जाता है बाई विंड। उसके बाद क्या है, पंखनुमा फलों का प्रकीर्णन कैसे होता है, विंग फ्रूट्स का कैसे होता है। बहुत से प्रकार के बीज जो है वो फ्लम फलों के पंखों के अंदर होते हैं और ये बीज इन पंखों के अंदर रहते हुए वायु के साथ ही साथ उड़ जाते हैं, मूल स्थान से दूर चले जाते हैं। विस्फोटक द्वारा डिस्पर्जल, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं बच्चों जो फटते हैं, फटने के बाद बिखरते हैं और इसी के कारण वो दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं। मनुष्य के द्वारा भी होता है और जंतुओं के द्वारा भी होता है। मनुष्य और जंतु जब भी बीज का प्रकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कैसे? यानी कि बरडॉग के पौधे के बीच में शूल पाया जाता है जो मनुष्य के कपड़े और जंतुओं के बालों में चिपक जाता है और मनुष्य और जंतु घूमते घूमते ये डिस्पर्जन कर देता है एक जगह से वो दूसरी जगह जब जाता है। ठीक है। जल द्वारा भी डिस्पर्जन होता है सीड का। बहुत से जलीय पौधों के बीज का प्रकीर्णन महासागरों, नदियों तथा और तालाबों आदि में तैरते रहने से होता है। उदाहरण एक देख लीजिए, नारियल, जो नारियल बच्चों पाम का बीज होता है, जल में तैरता रहता है और यह बीज जो है समुद्री लहर में गिरता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है। बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। महत्वपूर्ण तथ्य अच्छे से पढ़िएगा, पाठ का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।